सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके जो चैप्टर्स हम पढ़ते हैं इस यूनिट के अंदर, छोटे छोटे प्यारे से चैप्टर्स हैं जिन पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर। बढ़िया सा हम इसको करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है बच्चों ड्वेल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा है न्यूक्लियर और चौथा है सेमीकंडक्टर। तो मॉडर्न फिजिक्स को आपके सिलेबस के अंदर इन 4 चैप्टर, इन 4 कैटेगरी में रखा हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारे पास बच्चों ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जनरली इसके पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े उन चैप्टर्स में हमने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात किया। हम जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, तो ये सारे जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं ना, ये लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जैसे ही हम लाइट के पार्टिकल नेचर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक टॉपिक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट के पार्टिकल नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि लाइट यानी कि रेडिएशन की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है वेव और दूसरा होता है पार्टिकल। तो बच्चों यहाँ पर हम पार्टिकल नेचर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी पार्टिकल के भी 2 नेचर हो सकते हैं। वो वेव की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता है अपने नेचर को और वो पार्टिकल की तरह तो करते ही करता है एज यूजुअल। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो हमारे पास यहाँ पर आज का जो बच्चों टॉपिक होने वाला है मॉडर्न फिजिक्स का, वो टॉपिक होगा ड्वेल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन एंड मैटर। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है, जैसे मैंने अभी बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा फोटो यानी कि फोटोन्स। फोटो किसको बोला जाता है? लाइट को। अब लाइट के बारे में जब भी हम लाइट रेडिएशन की बात करें, लाइट रेडिएशन की जब हमारी डिस्कशन होगी ना बच्चों, तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि यार बहुत सारी रेज हैं जो बहुत सारा एनर्जी के फॉर्म में आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इज कॉल्ड लाइट रेडिएशन। और सही भी है, बट आइंस्टाइन ने इसको दूसरे नजर से देखा और हमें बताया। उन्होंने ये कहा कि यार ये लाइट जो है वो हो सकता है वेव नेचर हो, है ना, वेव नेचर को रिप्रेजेंट करे, बट इसके साथ ये पार्टिकल नेचर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो लाइट्स है, ये लाइट्स फोटोन के फॉर्म में आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, एक तरह से पार्टिकल के फॉर्म में आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है। और ये सबसे पहले हमें किसने रिप्रेजेंट करा? आइंस्टाइन ने। हालांकि इनके पहले ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया और न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, जैसा कि आप वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हो, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पता चला। तो हम जैसा कि देख रहे हैं बच्चों की रेडिएशन यानी कि लाइट को पढ़ने के लिए हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? फोटोन। तो हम स्टार्ट करते हैं फोटोन की कहानी। फोटोन कुछ भी नहीं, फोटोन क्या है? लाइट के अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन्स बोलते हैं। तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटो। अब कैसे पैकेट्स के बारे में बात चल रही है यहां पर? तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी या वेरी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन्स। एनर्जी को हम छोटे 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 पैकेट्स के फॉर्म में अगर देखें तो वो जो एक पैकेट होगा वो क्या कहलाएगा? फोटोन कहलाएगा। तो ये सबसे पहले हमें आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है।
आई होप कि इतनी चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई होगी। जब भी हम लाइट की बात यहाँ पर करेंगे तो हम छोटे छोटे फोटोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये फोटोन्स और कुछ नहीं, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको हमने फोटोन बोला। क्लियर है? अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि फोटोन क्या होता है, बट एक लाइट है, लाइट का अपना कोई एनर्जी होगा, तो एक फोटोन का कितना एनर्जी होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन्स की या फोटोन की, तो सिचुएशन में सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं प्लैंक। प्लैंक ने यहां पर कहा कि जो भी रेडिएशन की एनर्जी होगी ना, जो भी लाइट रेडिएशन की आप बात कर रहे हो, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। आई होप कि आपके दिमाग में बैठा। मैंने ये कहा कि जो एनर्जी होगी, सॉरी लाइट की, जो एनर्जी होगी फोटोन की, which is directly proportional to the frequency of that radiation. So energy of photon is directly proportional to frequency of radiation. और ये हमें किसने बताया? According to Planck. प्लैंक के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि जो फोटोन की, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी होगी which is directly proportional to the frequency of that radiation. तो आई होप कि ये तो समझ में आया कि सर कोई भी फोटोन की एनर्जी सीधे सीधे किस पे बिलोंग करेगी, डिपेंड करेगी लाइट की फ्रीक्वेंसी। अगर आप किसी लाइट को ज्यादा फ्रीक्वेंसी का ले लेते हैं तो उसके इंडिविजुअल फोटोन्स की एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर आप किसी लाइट की कम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो उसके इंडिविजुअल फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी? कम। यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा आगे और ले जाऊं तो मुझे पता चलेगा यार E इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, और यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिस कांस्टेंट को बोल रहे हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो प्लैंक कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू होता है which is 6.62 into 10 to the power minus 34, और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो जूल सेकंड। यूनिट आराम से निकाला जा सकता है किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी चीज का। अब जैसे यहाँ प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दूं, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स ऊपर पहुंचकर क्या हो जाएगा? सेकंड। तो प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल सेकंड। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता चली कि यार एक सिंगल फोटोन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? E is equals to h nu। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे दिमाग में आ गई है, हमारे पास आ गई कि यार लाइट जा रही है, उसके अंदर हजारों करोड़ों अरबों फोटोन्स हैं, और एक सिंगल फोटोन की एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, E is equals to h। h का वैल्यू हमें पता है 6.62 into 10 to the power minus 34। अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पर हम 6.6 रख के भी काम चला सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर है? आई होप इतनी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी बच्चों कि लाइट किससे मिलकर बना है? फोटोन से। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, या फोटोन क्या होते हैं? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स। अब एनर्जी होती कितनी है? तो E is equals to h। क्लियर है? एनर्जी कितनी होती है? E is equals to h। अब यहाँ हमारे दिमाग में एक और चीज आती है, क्या सर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी रिलेशन दिमाग में रख रहे हैं? बिल्कुल रख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन? न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। अगर मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूं तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा वेवलेंथ की टर्म में, तो क्यों ना हम उसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी निकल कर आएगी बच्चों, वो फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी? फोटोन की एनर्जी आएगी E is equals to h nu, and we know that nu is equals to c upon lambda, then E is equals to hc upon lambda. This one second formula of frequency, sorry, energy of photon
एंड ये आपका पहला फॉर्मूला। तो हमें एक और फॉर्मूला मिला, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में वेवलेंथ पता है तो हम बड़े आराम से उस फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर हर बार हम h का इतना बड़ा वैल्यू रखें, यहाँ तो c भी रखना पड़ेगा, वेवलेंथ भी रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसके लिए फिर एक शॉर्ट फार्मूला भी निकल कर आता है। वो शॉर्ट फार्मूला ये कहता है बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर h का वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दूं, c का वैल्यू पुट कर दूं और उसके बाद कैलकुलेट करके एनर्जी को निकालूं, देन मेरे पास कुछ ये नंबर्स निकल कर आएगा। 12,400 डिवाइडेड बाय, बस कुछ चीजें यहाँ पर बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी। उनमें से एक चीज ये है, जब आप इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो तो वेवलेंथ आपको किस में लेनी है, एंगस्ट्रॉम में लेनी है, और एनर्जी जो आपकी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। हाँ, यहाँ पर जब आप एनर्जी निकालोगे तो वो जूल्स में रहेगी, यहाँ पर जब आप एनर्जी निकालोगे तो वो जूल्स में रहेगी। लेकिन इस फॉर्मूले से जब आप एनर्जी निकालोगे तो आपके पास जो एनर्जी निकल कर आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है कि E is equals to 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये फॉर्मूले में कुछ बुक्स वाले है ना ऐसा भी लिखते हैं 12,375, हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हो, सही भी हो, है ना। बट अगर मैं इस वैल्यू को ले रहा हूं तो फिर वही मुद्दा आ जाएगा कि यार कैलकुलेशन तो टफ होगा ना, मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के अपनी कैलकुलेशन करूं, है ना। तो हम यहां पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा। फिर ये कहानी आ जाएगी कि जो वेवलेंथ होगी वो किस टर्म में यूज होगी, नैनोमीटर। तो अब आपकी इच्छा, अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रख रहे हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, वेवलेंथ नैनोमीटर में रख रहे हो तो ये फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये देखा कि एक फोटोन होता क्या है, उसकी एनर्जी क्या होती है। एनर्जी के तीन फॉर्मूले हमने यहाँ पर देखे। पहला फॉर्मूला था E = h nu, दूसरा फॉर्मूला था E = hc/लैम्डा, तीसरा फॉर्मूला था 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखा जा रहा था और आपके पास एनर्जी आ रही थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर हम लैम्डा नैनोमीटर में रख रहे थे तो ऊपर 1240 लिख रहे थे और एनर्जी किस में आ रही थी, इलेक्ट्रॉन। आई होप कि ये बेसिक सा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया। अब इसी कंसेप्ट को पकड़ के हम 2-4 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं और अच्छे से ये दिमाग में हमारे बैठ जाएगा। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो मैं अगर आपको एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन ये है कि इफ द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इज 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if energy of photon is 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फोटोन का एनर्जी है, then find the wavelength of radiation। तब जो रेडिएशन आ रहा है, जो लाइट आ रहा है, उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो हमें ये दिया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, सिंपल सा फॉर्मूला उठा लेंगे, E = 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा रखा जाएगा एंगस्ट्रॉम में, यही फॉर्मूला हमने देखा था। एनर्जी किस में रखी जा रही थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है, एनर्जी यहाँ पर आप किस में रख रहे थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमें क्वेश्चन में एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दिस इक्वेशन 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा आने वाला है आपके पास किसमें, एंगस्ट्रॉम। देन लैम्डा इज इक्वल्स टू 12,400 डिवाइडेड बाय 7.5, डेसिमल हटाया, 0 लगाया।
अब इसके बाद का कैलकुलेशन तो इजी सा बन रहा है। कैलकुलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 75 2 150 होता है, यानी कि लगभग ये आपके पास जो नंबर डिवाइड होकर आ रहा है वो 1.6 के आसपास कोई नंबर बैठ रहा है ना, मतलब 16 के आसपास कोई कहानी बैठ रही है। हम एग्जैक्ट डिवाइड कर देते हैं। देखो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 24 कैरी ओवर किया 240, अब 25 9 जा 225, 225 में से हमारे पास बचा यहाँ पर 15, 150, 25 6 जा 150, this one is 3 1 जा 3 6 जा 80, 3 5 जा 50 and 3 3 जा point, तो 16 53 53.3। तो जो हमारे पास वेवलेंथ आया बच्चों को किस टर्म में आया, एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्स इतना वेवलेंथ हमें मिल रहा है उस रेडिएशन। तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा था कि हमें एक रेडिएशन दिया हुआ था, उस रेडिएशन का एनर्जी हमारे पास था, फोटोन का एनर्जी हमारे पास था, रेडिएशन का वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करके बताना। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बन रहा था, हमने हमारे फॉर्मूले में रखा और आंसर लिखा। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया कंसेप्ट। आपको पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है if the frequency of radiation is 10 to the power 15 hertz, then calculate energy of photon, also calculate wavelength of radiation। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि हमें एक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमसे वो बोल रहे हैं कि फोटोन का एनर्जी निकालो और वेवलेंथ कैलकुलेट करो उस रेडिएशन का। तो हमारे पास दो तरीके, या तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी E = h में, या मुझे पता है पहले फ्रीक्वेंसी से मैं वेवलेंथ निकालूं और वेवलेंथ से मैं एनर्जी कैलकुलेट करूं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो या जूल्स में निकालो। अगर ये बोलते तो फिर हम उस तरीके से वर्कआउट करते। तो क्या मैं यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास बैठेगा कि न्यू = c/λ और लैम्डा = c/μ। Then the value of C is 3 × 10 to the power 8 and the frequency is 10 to the power 50. So now the value is 10 to the power -7. 3 × 10 to the power -7. And अगर इसी वेवलेंथ को मुझे एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, सो एक आंसर आपके पास आ चुका है। आपने किसको निकाल लिया, वेवलेंथ को, रेडिएशन की वेवलेंथ। और वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के बाद हम E = 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ लैम्डा किस में रखा जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है आपके पास 3000। आप डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। 3 10 जा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 10 से डिवाइड किया तो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास एनर्जी है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास आ गए, दोनों आंसर निकल। आपने क्या किया, सबसे पहले वेवलेंथ निकाला, फॉर्मूला आपको पता था। उसके बाद आपने वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रखा और एंगस्ट्रॉम में रखने के बाद अपने फॉर्मूले में पुट कर आपको फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा कि किसी रेडिएशन के अंदर फोटोन होता है और उसकी एनर्जी कितनी है। क्लियर है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो ये प्रूफ कर रहा है कि जो रेडिएशन है, लाइट है, वो पार्टिकल नेचर है।
रिप्रेजेंट कर रही है। फोटोन इज अ पार्टिकल, पैकेट्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब हमने फोटोन की एनर्जी निकाली और हमें बोला गया कि ये पार्टिकल है। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि यार अगर कोई पार्टिकल है तो यार इसका मास भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई पार्टिकल अगर है तो उसका मास भी होना चाहिए। तो अगर मैं फोटोन के मास की बात करूं, आप तो ये मान के चलो अभी हमने फोटोन से रिलेटेड एक टॉपिक देख लिया, क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन। अब दूसरे टॉपिक पर हम पढ़ रहे हैं, तो अब मैं बात कर रहा हूं फोटोन के मास की। अगर हम फोटोन के मास की बात करते हैं, मास ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने का डिस्कशन करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या, मतलब मेरे दिमाग में तो एक चीज ये आती है कि यार अगर मैं सबसे हल्के पार्टिकल की बात करूं, सबसे लाइट पार्टिकल की बात, है ना, मेरे पास सबसे लाइट पार्टिकल है, सबसे हल्का पार्टिकल है, और वो मान लो 1 ग्राम का है। अब इसको मैं लाइट की स्पीड से चला दूं, क्या होगा? तो फिर मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा। क्या फॉर्मूला होगा? m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में आएगा अगर किसी भी लाइट को मैं इस तरीके से चला दूं।